देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान गंभीर हालात से गुजर रहा है, लेकिन अगर आप पार्लियामान के इजलास को देखें तो पता चलेगा कि जजों के गिर्द बहुत सारा मामला घूम रहा है। आज कोरम न पूरा होने की वजह से कौमी असम्बली का इजलास तो मुलतवी हो गया, लेकिन सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया सारा दिन इन खबरों की जद में रहा कि हुकूमत के पास कोई बड़ा प्लान है जिसके ज़रिए वो अदालती रिफॉर्म करना चाहते हैं, और जिन मुश्किलात का वो अक्सर जिक्र करते हैं, कभी खुले अल्फाज में कभी दबे अल्फाज में जजों के हवाले से, उनको वो हल करना चाहते हैं। इस मामले पर बात करने के लिए राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद होंगे हमारे पास, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर। उनका शुक्रिया अदा करते हैं, स्टूडियो में बैठे हुए हैं। इनके साथ नाज़रीन हम दूसरे मामला भी टेकअप करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी जिन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की हुई है, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पाकिस्तान एक सियासी टाइम बॉम्ब बन चुका है, किसी वक्त कोई भी धमाका हो सकता है, सबको दोबारा बैठना होगा। अब मामला ये है कि ये इतनी मरतबा ताकीद की जा चुकी है, किसी के पास ये फ्यूचर का रास्ता नहीं है कि सारों ने कहाँ पे बैठना है, किसने बिठाना है और इन सारों में इन्वॉल्व कौन है। तो शायद खाकान अब्बासी साहब भी हमारे पास मौजूद होंगे। इस दौरान नाज़रीन यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं वो अपना धरना जारी रखे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से दो किस्म के पैगाम आए हैं। एक तो ये कि हम यूटिलिटी स्टोर्स को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, दूसरा ये कि हो सकता है हम उनको बंद भी कर दें। इस अबहाम से बहुत गैर यकीनी की कैफियत है और यूटिलिटी स्टोर्स वाले कहते हैं जी कि किसी सूरत में हमने इन स्टोर्स को बंद नहीं होने देना। इस मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले राना सनाउल्लाह खान साहब से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आप जजिस के मामले पे क्या करना चाहते हैं? आज जो इजलास मुलतवी हुआ उसके अंदर 17 नंबर पर दानियाल चौधरी साहब जो आपकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी तरफ से एक बिल है टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट। तो आप कुछ कर तो रहे हैं, जजेस का नंबर बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, एक ऐसी जुडिशरी जो आपस में तकसीम हो, जो आपस में सिर्फ तकसीम ना हो बल्कि वो यानी बीच चुराहे इस तकसीम को जो है वो ज़हर भी करे और ख़तूत भी लिखे जाएं और फिर जवाब सवाल भी हों। आइन में तशरीह का मामला हो तो वो आइन को रीराइट करे, एक अदारे के ऊपर हमला हो वो हमलावर को गो टू सी यू कहे। 15-15 साल केसेस के फैसले ना हों। ये पिछले दिनों की बात है, 21 साल बाद एक सजाए मौत के कैदी को जो है वो बरी किया गया है, उसके 21 साल जो है वो कौन लाएगा वापस? तो ऐसी जुडिशरी या ऐसे जुडिशल सिस्टम में मैं किसी जज के बारे या खिलाफ बात नहीं करता। सारे मुझे लगा ऐसे इंतहाई आप गियर लगा रहे हैं, किसी जज के नाम भी आने लगे। मैं तो बिल्कुल होशियार बैठा हुआ था। मैं बुनियादी तौर पे एक वकील हूँ और मैं समझता हूँ इन चीज़ों को। पता चला कि आप वकील बड़ा तो करीब आके मोड़ काटा। तो मैं जो है वो किसी जज की ज़ात के हवाले से नहीं, सारे बड़े मोहतरम हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन ऐसा जुडिशल सिस्टम जो है उसमें तो बहुत सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए। मतलब क्या कोई चीज़ रीस्ट्रक्चर होना चाहिए अपनी ख्वाहिशात, वरना इसके बगैर ख्वाहिशात की फहरिस्त आज वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाता। मुझे ख्वाहिशात की फहरिस्त बता दें, चाहे वो पूरी हो या ना हो। मसलन आप तादाद ज़्यादा करना चाह रहे हैं जजेस? नहीं, आप देखें, यानी पूरी जो इंतज़ामी मशीनरी है ये हमारे इस जुडिशल सिस्टम में और इसमें बैठे बाद साहबान ने बिल्कुल जाम किया हुआ है। कोई काम ही नहीं कर सकता, ना कोई ट्रांसफ़र, ना कोई पोस्ट। इधर ट्रांसफ़र होती है उधर स्टे हो जाता है, कोई केस नहीं चल सकता। इधर केस ट्रायल शुरू होता है, वो बंदा एक दरख्वास्त देता है, वो दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट खारिज कर देती है, वो अगले दिन जाके पिटीशन करता है, स्टे हो जाता है। ये तो डायग्नोसिस हो गया। ये 9 मई जो है, 9 मई का करें ना किसी दिन बैठ के एनालिसिस कि ये पूरे 1.5 साल में फैसला क्यों नहीं हो सकता। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तमाम जो हालात हैं जिनसे आप मुकम्मल तौर पर गैर मुतमईन हैं, ज़ाहिर आप हुकूमत को भी रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं सिर्फ हुकूमत ही नहीं, पूरा मुआशरा
पूरा मुल्क, पूरी कौम गैर मुतमईन। चले पूरी कौम ही गैर मुतमईन। अब ये तो बिल्कुल पता नहीं पूरी कौम का पैमाना क्या बना हुआ, लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? आप उस तरफ नहीं आ रहे, बता नहीं रहे मुझे कि इन हालात के पेश नज़र आपकी ख्वाहिश क्या है? नहीं, टेन्योर बढ़ाया जाए। आपने ये जिस बिल का हवाला दिया है, देखिए ये बिल जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, और प्राइवेट मेंबर्स डे के ऊपर कोई भी जो ये बारीक वारदात आपको पता हमेशा होती है। अब है बंदा आपका हो हमारा, लेकिन बंदे जो है वो को हर काम पूछ के तो नहीं करते। नहीं, आप दानियाल जौजी साहब पूछे बगैर राना साहब इस किस्म का बिल जजेस से मुतल्लिक नहीं तैयार करेंगे? उसने जजेस को हो सकता है उसकी ये ख्वाहिश हो कि हर आदमी ये कहता है कि सदात जो है वो मानने वाली बात नहीं, मानने वाली बात, लेकिन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, मानने वाले। लेकिन आप मान जाएं, चलिए मैं तो ये बिल जो है ये प्राइवेट मेंबर्स डे पे पेश हुआ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से पेश नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के मंशा के बगैर भी तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं, गवर्नमेंट की इसमें मंशा अगर हुई तो ये आगे चलेगा, वरना अगर गवर्नमेंट की मंशा ना हुई तो आज हमारे नोटिस में ये बात आई है तो ये विड्रॉ हो जाएगा। तो अनलेस आप मुझे बता रहे हैं कि जो मुसलसल हुकूमत है उनकी तरफ से आया, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? नहीं, मुसलसल हुकूमत की तरफ से भी नहीं आया होगा ये। एक तो ऐसे इनको सुबह से उठे ख्याल आया कि मैंने जजेस की तादाद बढ़वाने के लिए बिल पेश करना है, उन्होंने कहा जी और तो मेरे पास काम है कोई नहीं, आज मंगल का मुबारक दिन है तो फिर आज मैं कर देता हूँ। इस तरह नहीं होता ना राना साहब, ये होता है। नहीं, लेकिन फिर आप ये भी ना कहें कि गवर्नमेंट से इजाज़त लेके गवर्नमेंट के कहने पे पेश किया। जब गवर्नमेंट अगर पेश करना होता तो गवर्नमेंट खुद पेश कर सकती। चले ठीक है, लेकिन आपके लॉ मिनिस्टर के उसको तो ओन करते हैं ना, आपके लॉ मिनिस्टर की तरफ से बहुत अर्सा पहले बिलवास्ता तौर पे हमें ये इशारे मिले थे कि आप चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा हैं उनकी वजह से नहीं, लेकिन आप उनके ओहदे की मुद्दत में इजाफा करना चाहते हैं। इज़ दैट ऑन द टेबल? ये गवर्नमेंट का कंसर्न है? नहीं, देखें ये बात ऐसे नहीं थी। इस बात को थोड़ा जो है ना घुमा के या बाज़ लोगों ने इसको ये एंगल दे दिया, और इस एंगल देने में मेरा ख्याल है कि आपके जो है वो यानी कोलीग्स और उनका ज़्यादा अमल दखल है। मुझ पे डाल दें आप? हाँ बिल्कुल, सारा मीडिया पे डाल दें, मीडिया की वजह से चलें। तो इसमें मामला ये है कि दो चीज़ें बड़ी देर से डिस्कस भी हो रही हैं, और उनकी मेरा ख्याल है कि किसी हद तक उसकी जो है वो रीज़न भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट 62 ईयर है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो 65 है। अब इन 3 साल के लिए हर दफ़ा हर जगह पे झगड़ा पड़ा होता है। वहाँ से हर आदमी इधर आना चाहता है 3 साल का और टाइम जो है वो लेने के लिए। यहाँ पे जो है वो जो नंबर 1 पे इसको लाना नहीं चाहते, ये नंबर 2 को 3 को या 4 को लाते हैं। उसके बाद बारें जो है वो चढ़ दौड़ती हैं, और ये यानी एक ऐसी सूरत है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है आला अदलिया और अदालत उज़्मा की एक हो जाए, 65 हो जाए दोनों की। ठीक। अच्छा, तो एक तो ये पॉइंट। अच्छा, इस बारे में बार्स भी जो है वो ऑन बोर्ड हैं और जजेस को भी कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब इस वक्त कोई आदमी जो ब्यूरोक्रेट है, आप मुझे एक मिसाल दे दें, जब 60 साल की उम्र को वो रिटायर होते हैं, उसके बाद 3 जमा 2 ये लाजमी तौर पे उनको किसी न किसी खाते में, यानी जितनी वो तनख्वाह ले रहे होते हैं उससे तनख्वाह भी 3 गुना ज़्यादा, साथ पेंशन भी दे रहे हैं। 3 साल का एग्रीमेंट दिया जाता है, 3 साल के बाद फिर 2 साल का दिया जाता है। तो भाई अगर आप ये समझते हैं या इस वक्त ये सूरत हाल है, यानी जो एवरेज एज है वो बढ़ गई है या हेल्थ कंडीशन जो है वो बेहतर हो गई हैं, और एक आदमी जो है वो 60 साल की उम्र में बिल्कुल एक्सपीरियंस वाइज भी अदरवाइज भी पूरी तरह से जो है वो फ्रूटफुल होता है, कारआमद होता है, तो बजाय उसको रिटायर करके तो फिर उसको डबल ट्रिपल तनख्वाह देने के उसको आप और 3 साल की लेकिन अब आप ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं 5 कर दें। नहीं, सुन लें, जजेस की बात नहीं सुन लें, 5 कर दें, और इससे जो है वो आपका वो पेंशन का भी जो है वो मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बात अंडर कंसिडरेशन है कि सभी की, और ये मैं आपको कह दूं या आप नोट कर लें कि अगर एज बढ़ी तो सिर्फ जजेस की नहीं बढ़ेगी, सभी की बढ़ेगी। जर्नलों की भी बढ़ेगी, वो तो ऑलरेडी हुआ है। नहीं, वो उसमें देखें उनका एक अपना
एक्ट है। कमाल बात होगी। नहीं सुन लेना, सुन ले। सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है ना, फिर सारों का बड़ा है। नहीं सुन लेना, वो 60 साल पे रिटायर नहीं होते। हाँ, आई नो। वो तो 45 पे रिटायर हो जाते हैं, वो तो 41 पे हो जाते हैं, वो तो 52 पे हो जाते हैं, 54 पे, हद 58 पे। यानी उनका तो इस रिटायरमेंट एज से तलक ही कोई नहीं। नहीं, मोतबर ओहदे के ऊपर जो शख्स फायज होता है उसके ऊपर तो लागू होता है ना। आर्मी चीफ हो गया, आर्मी चीफ हो गया, वो 52 साल की उम्र में तो रिटायर नहीं होता ना। आर्मी चीफ जो Once appointed। है, आर्मी चीफ जब अपॉइंट होता है तो वो सिर्फ 3 साल के लिए होता है। ठीक, थ्योरी कम से कम ये है, लेकिन अमूमन 6 साल हो जाते हैं। तो आप 6 साल तो वो तो खैर फिर एक्सटेंशन है ना जी, वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि थ्योरी कम से कम ये है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड होगा अगर ये हुआ तो, अगर ये हुआ, अगर ये हुआ, हाँ इसमें फ़र्क है। फ़र्क इसमें यह है कि बाकी अजाफा जो है वो तो विद द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, ठीक, लेकिन जजेस के मामले में जो है ये अमेंडमेंट चाहिए। आपके पास नंबर है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात है। तो आपके पास ज़ाहिर नंबर नहीं है ना आपके पास, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकते। लिहाजा जितनी स्पेकुलेशन हो रही है कि जी कोई तरमीम आप करना चाह रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपके पास नंबर नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर नहीं है, और ये हमें भी पता है। जो लोग स्पेकुलेट करते हैं, पहले कहते हैं ये आप कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, शोर उठाया जाता है, उसके बाद कहते हैं ये आपके पास नंबर नहीं। भाई जब हमें पता है हमारे पास नंबर नहीं है, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम ऐसा करना चाहेंगे? तो आप नहीं कर रहे। मैं शो के तवसत तमाम स्पेकुलेशन के ऊपर आप रिफ्लेक्शन लेना चाहते हो, तो आप नहीं कर रहे हैं ये आप। लेकिन ये ताना साथ ना दें कि जी आपके पास नंबर नहीं है। नहीं, तो इस वजह से नहीं कर रहे हैं राना साहब, वो कोई अल्लाह वास्ते तो नहीं कर रहे हैं ना। आपके पास नंबर होते तो आपने फड़का देना था। तो फिर बात तो फिर वही हुई ना, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपका नंबर नहीं है इसलिए नहीं कर रहे, वरना आप कर रहे हैं। आप यही कह रहे हैं राना साहब, आपने मुझे कहा कि आप ये करना चाहते हैं लेकिन आपके पास नंबर नहीं है। मैं आपकी बात हो रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने कहा ना कि ये एक डिस्कशन होती रही है, तो मैंने वो आपसे अर्ज़ किया था कि ये चीज़ें हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर डिस्कशन जो है वो मुख्तलिफ फोरम्स में होती रही है। लेकिन गवर्नमेंट में कोई मामला इससे मुतल्लक ना तो कभी कैबिनेट में डिस्कस हुआ है, ना कभी प्रूव किया है, और ना कभी जो है वो पार्लियामेंट में है। अच्छा, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतल्लक जो बातें होती हैं कि जी आप उनको जो पसंद करते हैं। नहीं, काजी फैज़ ईसा स्पेसिफिक कभी कोई बात नहीं हुई, और हमें इस बात का भी एहसास भी है कि ये उनके इज़्ज़त और एहतराम के मुनाफी बात है कि उनको स्पेसिफिकली जो है वो इस तरह से जो है वो अलहदा जो है वो डिस्कस किया जाए। और मेरी ज़ाती राय ये है, जितना मैं उनको जानता हूँ, कि अगर ऐसा होगा तो वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं ये मालूमात मेरे पास भी हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में कन्वे भी किया हुआ है वेरी रिगरसली कि ना ऐसा हो रहा है, अगर हुआ तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, ये बताया भी हुआ आपको। अब ये जो अगले मामले पे अगले चीफ जस्टिस के ऊपर चले जाएं, ये जो बार बार मुतालबा आपसे किया जाता है जी कि अगले चीफ जस्टिस की डेट जो अपॉइंटमेंट है वो आप अनाउंस कर दें, आप इस मुतालबे को कैसे देखते हैं? पीटीआई की तरफ से हम देखें, हम तो आपकी वजह से, आपके एहतराम में, यानी मीडिया के एहतराम में और अपोजिशन के एहतराम में, नहीं सुन लेना, हमारे पास इतनी ताकत होती तो मेरा मतलब है कि पाकिस्तान नहीं, सबूत के साथ मैं बात कर रहा हूँ। पिछली दफ़ा चीफ जस्टिस का जो नोटिफिकेशन है वो 2-2.5 महीने पहले हो गया, ठीक है। आपने वो हमारी क्लास ली कि जी ये क्या है, ये क्या तरीका है, ये तो अंडरमाइन किया गया है, ये तो जो है वो जुडिशरी की जो है वो इंडिपेंडेंस को जो है वो हिट किया गया है। और अपोजिशन जी कि ये कौन सा तरीका है जी, ये 2 माह पहले जी 2.5 माह पहले कैसे कर दिया। तो हमने उस वक्त ये नोट किया था कि ये हमसे कोई अच्छा काम नहीं। ये वाहिद चीज है जो आपने मीडिया से सीखी है। तो हमने मीडिया ने वाहिद जो हिदायत आपको दी थी, आपने सिर्फ ये मीडिया भी इस बात पे नाराज है। 2000 और बातें भी हम करते हैं, लेकिन आपने वो नहीं, हमने आपकी नाराजगी जो है वो नोट की हुई है, तो इसलिए हम नहीं कर रहे। लेकिन अब आप अपना देखें कि उस वक्त आप हमें कह रहे थे कि किया क्यों है, अब आप कह रहे हैं कर क्यों नहीं। लेकिन आपकी आदत है कि एक गलती को आप 3 मरतबा दोहराते जरूर हैं, चाहे वो चीफ को एक्सटेंशन देने की बात हो, चाहे चौथे नंबर वाले को अपॉइंट करने की बात हो, तो आप अपनी नहीं, अब हमने कुछ सीख लिया है। चौथी मरतबा एक दफा तो गलती हो सकती, दूसरी दफा दोहराई नहीं जाएगी। लेकिन ये तो आप ये कह रहे हैं जी कि ऐन वक्त के ऊपर ही अनाउंसमेंट होगी, इससे पहले नहीं होगी। इज दैट ये पैगाम आप, यानी यही तरीका है। ठीक, पिछली दफ़ा हमसे गलती हुई थी जिसकी आपने निशानदेही की, अपोजिशन ने निशानदेही की, तो हमने उससे जो है वो हमने अपने आप को दुरुस्त किया है। सियासी हालात अगर मैं क्विकली आपसे पूछ पाऊँ, मंजरनामा जो है बड़ा मखदूश नज़र आ रहा है। अभी खाकान भाई साहब से भी बात करूँगा, उन्होंने तो बड़ा स्पेसिफिकली इसके ऊपर बताया। ये जो बार बार हम सुन रहे हैं कि हुकूमत ने PTI
का जलसा मुलतवी करवाने के लिए बाकायदा दरवाजे खुलवाए गए। इमरान खान से सुबह 7 बजे मुलाकात करवाई गई। अली अमीन गंडापुर ने बयान भी दिया है कि पाँव पड़े। चले वो उनका अपना मुबालगा द्रोगोई हो सकती है, वो हर कोई मार्केट करता है, आप लोग भी ये करते हैं। तो क्या हकीकत है, ये जलसा किस तरह कैंसिल हुआ है? ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तो बड़ा टॉप लेवल के ऊपर जाता है राना साहब। नहीं, लेवल भी मुतय्यन करते हैं। नहीं, यानी एक तो गवर्नमेंट है ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, और दूसरा एक लेवल है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल। जो डीसी कमिश्नर की बात कर रहे हैं आप? जी, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, कहीं भी हो, जब हम भी अपोजिशन में थे तो हम अगर अनाउंस करते थे कि जी हमने फ़लाँ ज़िले में जलसा करना है, तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के DPO फौरी रब्ता करते थे, जी आप कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। तो मामला ये है कि इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से इनके साथ ऑन बोर्ड थी, और अदालतों में जो है वो रिट हो रही थी, जवाब दिया जा रहा था, NOC जारी हो रहा था, फिर NOC कैंसिल हो रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके सामने ये बात रखी कि जी उस दिन इस्लामाबाद के ये हालात हैं, और इन हालात में किसी तरह की भी जो है ना वो सूरत हाल जो है ना वो बिगाड़ की तरफ जा सकती है। तो इसके ऊपर इन्होंने कहा कि जी बात तो ठीक है, लेकिन हम खान साहब की इजाज़त के बगैर तो नहीं कर सकते। और ये इनो कौन है? अब ये बैरिस्टर गौहर हैं, ये पहला रब्ता जो है ये अली अमीन गंडापुर से था। ठीक है, KP में। हाँ, KP में। तो आप आर यू टेलिंग मी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन वाज टॉकिंग टू? देखें एडमिनिस्ट्रेशन, जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ KP तो चीफ मिनिस्टर, देखें एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि जिस जगह पे भी जलसा है या जिस जगह पे भी प्रोग्राम है, वहाँ की कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है, और उसमें वो अदारे भी आते हैं जिन्होंने कंट्रोल करना है। वो पंजाबी में कहते हैं जिस मगरों गल की थी है ना, हुन तुसी सही गल की थी। यानी अब मैंने आपसे 6 सवाल पूछे, फिर आप तो आप देखें ना, आपके सवाल से मैं ये समझा कि शायद आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स अपना डिप्टी कमिश्नर और DPO। राना साहब आपको पता है कि मुझे पता है कि जो आप कह रहे हैं मेरा वो सवाल नहीं था। नहीं, सवाल आपका यही था। तो मामला ये है कि उन्होंने इनसे रब्ता किया, इन्होंने इस बात का इंदिया दिया, उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया, वो खान साहब से जाके मिले, और खान साहब को जाके उन्होंने यही बात समझाई इमरान खान साहब को, तो उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा जी ठीक है मुलतवी कर दें। अब आप मुझे बताएं कि हंगामा होगा? सुन लें, यानी 22 का जलसा मुलतवी करने के साथ ही 8 सितंबर के जलसे का NOC किसने जारी किया है? एडमिनिस्ट्रेशन है। तो फिर आप उसके ऊपर या नीचे दाएं बाएं क्यों देखते हैं? नहीं, मैं दाएं बाएं इस वजह से देख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जेल का दरवाज़ा सवेरे 7 बजे इस्लामाबाद का DC या कमिश्नर नहीं खुलवा सकता। यू नो दैट वेरी वेल। इमरान खान के जेल का दरवाज़ा नहीं खुलवा सकता। नहीं खुलवा सकता, एस्टैब्लिशमेंट खुलवाएगी। नहीं, बात यह है तो इसका मतलब आपने इमरान खान को अप्रोच करना जरूरी क्यों समझा? एक ऐसा शख्स जिसके बारे में आप कहते हैं कि जेल से बैठ के फसाद कर रहा है। ये तो उससे ये तो उन्होंने समझा ना। नहीं, तो जेल दरवाजा तो आपने खुलवाया। नहीं, तो फिर नहीं, हमने तो नहीं खुलवाया। आप पे खुल गया, खुल जाए सल्तनत का तो खुल गया ना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्या IG इस्लामाबाद जो है वो IG जेल खाना आजाद पंजाब से बात नहीं कर सकता? उसको इजाजत लेके बात करनी पड़ती। किसको? IG इस्लामाबाद को। वो क्यों? क्योंकि हालात ऐसे हैं। नहीं आपको पता है राना साहब, अब आपकी हंसी और आपके नीम कह के ने सारी तफसील बता दी। नहीं, आप हालात आप जो अली गंडापुर साहब जो फरमा रहे हैं कि मिन्नत की, तो देयर वाज नो मिन्नत। हमारे लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे कोई रब्ता नहीं किया किसी ने भी। ठीक है, और ये इंतजामी तौर पे हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे एक धरना था, तो वो धरने वालों के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे तो सारे ही लोग शामिल थे ना। तो उसके बाद जब एक स्टेज आई तो उन्होंने मुझे कहा कि जी अब TLP के धरने की बात, तो उन्होंने कहा कि जी इस हद तक हमारी बात हो गई है, तो अब इसमें आपकी ज़रूरत हमने उनको ला के आपके साथ बिठाना। मैंने कहा ले ठीक। तो मैंने तो बिठाने के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा जी रुकें, मुझे ज़रा प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेने। मैंने कहा जी ले आए। ठीक। अगर
धरना जो है वो ख़त्म होता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए आईजी इस्लामाबाद को ठीक एक अपने हम मनसब दूसरे आदमी से ये कहने के लिए कि ज़रा ये मुलाकात करवा दें, तो ये कोई ऐसा मामला नहीं, अनहोनी बात नहीं है। बिल्कुल आखिर में तो इस तमाम किस्से में इमरान खान तो बड़ा रीजनेबल किरदार सामने आया, क्योंकि उन्होंने मंतक की बात समझ ली और उन्होंने जलसा कैंसिल करवा दिया, तो वो तो फिर नहीं मंतक पुरअमन हालात उन्होंने बनाए ना। आप नहीं, मंतक की बात उसे जो है ना वो कभी कभी समझ आती है सुबह 7 और मंतक के आखिरी किनारे पे जाके आती है। अगर मंतक की बात उसे उस वक्त समझ आ जाती या अब समझ आ जाए तो मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसे समझ आती नहीं। जलसा कैंसिल करने के अलावा उनको मंतक की और कोई बात समझ नहीं आती, आप ये फरमा रहे हैं? नहीं, कैंसिल करने की बात नहीं है। मामला ये है कि उस दिन उन्हें भी मालूम था कि अगर हम ये नहीं करेंगे और उसके नतीजे में ये, वैसे इमरान खान साहब ने खुद भी उस दिन अगले दिन बात की है कि मुझे ये अंदेशा था कि अगर हमने ये ना किया तो हमारे खिलाफ ये हो जाएगा। वो मुद्दा आप पे डाल रहे हैं कि दोबारा से 9 मई होता, इन्होंने साजिश बनाई हुई थी, लिहाजा मैंने कैंसिल करवा दिया, वो ये कह रहे हैं। तो अगला जलसा क्विकली वो वक्त पे हो जाएगा, उसके ऊपर तो देखिए जी, बात ये है कि जो बानी पीटीआई या पीटीआई एक सियासी जमात है, उसे हमारे और आपके स्कूल कॉलेज के ज़माने में एक होता था करैक्टर सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर लिखा होता नेक चाल चलन का सर्टिफिकेट। तो वो ज़रूरी होता था हर जगह भी, किसी जगह भी आपने जाना है कोई इंटरव्यू देने के लिए, किसी मसले के लिए भी। तो मामला ये है कि इनको पहले वो साबित करना चाहिए। इन्होंने पहले जलसे किए, अदालतों के ऊपर हमले किए और साथ साथ जो है वो जहाँ पे भी जाएं, उधर ज़मान पार्क में, इधर, तो सारे लोग ये समझे कि पॉलिटिकल एक्टिविटी है। आप भी कहते रहिए पॉलिटिकल एक्टिविटी है, लेकिन उसके अंदर जो है वो 9 मई की तैयारी थी। तो मामला ये है कि अगर ये इस बात को ये साबित करें कि इनका इरादा या इनका आगे प्रोग्राम पॉलिटिकल ही है, तो फिर जलसे करने में क्या हार्म है? लेकिन अगर इन्होंने दोबारा को 9 मई की तैयारी कर रहे हैं तो फिर कौन करने देगा? इजरा कौन करेगा? फिर रियासत तो नहीं करने नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा कौन? कौन नहीं, ये तो जिसका कैरेक्टर होता है उसने साबित करना होता है। उसने अपना सर्टिफिकेट तो किसी और ने देना होता। नहीं, तो वो नहीं दे रहे ना, वो ये कह रहे हैं। आप मुझे बताएं कि चले, अब पता नहीं, ये आप बात अपने प्रोग्राम में जैसे ऑन एयर करते हैं तो ये किस तरह से जाएगी? जब ये बांग्लादेश का वाक़या हुआ है तो ये क्या कहते रहे हैं, वो सुनी है ना आपने सारी बात। और फिर मैं आपको, यानी मैं पसंद नहीं करूँगा कि मैं ये बात करूँ कि ये किस किस्म की जो है वो वीडियो जो है वो हमें, मुझे ख़ास तौर पे जो है वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भेजते रहें कि जी आपका हम ये हाल करेंगे। तो मामला ये है कि ये ख़ुद जो है अपने आप को जब तक ये साबित नहीं करेंगे कि ये पॉलिटिकल हैं, ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ये सियासत करना चाहते हैं, तो फिर उस वक्त तक जो आईनी और कानूनी तौर पे जो एक सियासी कारकुन और सियासी जमात को जो फैसिलिटेशन हासिल है वो तो नहीं मिल सकेंगी। आप टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारा प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना फेमिलियर थीम आपने दोहराया। आपने कहा कि सबको मिल बैठने की ज़रूरत है, सियासी बहरान का जिक्र किया, दहशतगर्दी का जिक्र किया, बलूचिस्तान का जिक्र किया, मुआशी मामलात का जिक्र किया। अब आपके पास अपनी पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है और आप सीनियर सियासतदान हैं, आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आप क्यों नहीं स्टेप लेते, कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कॉल करते? नहीं, देखिए, ये मैंने बात तो कर दी है ना। मैं तो चाहता हूँ वो हल निकले, तो अगर किसी और के पास कोई बेहतर हल है मैं उसके साथ चलने को तैयार हूँ। किसी हल को लिए आप इनिशिएटिव लेना। नहीं, इनिशिएटिव देखिए, मैं इनिशिएटिव लूँगा तो कहेंगे पता नहीं ये इसमें से कोई ढूंढ रहे हैं। ये इनिशिएटिव जो आज इक़्तिदार में है या अपोजिशन में है, जो पार्लियामान के अंदर है, ये उनको लेना पड़ेगा। और इसके अंदर इनिशिएटिव में आपको जुडिशरी भी शामिल करनी है और फौज को भी शामिल करना है। ये सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट से फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वो फिर मैकेनिज्म का पुरानी डिबेट हो जाएगी कि मैकेनिज्म पे क्या होगा, जज कहाँ पे बैठेंगे, जर्नैल कहाँ पे बैठेंगे, इमरान खान जेल में से निकलेगा, कौन बैठेगा। इट साउंड्स ग्रेट कि सब बैठे, लेकिन अमली तौर पर मुमकिन नहीं है।
सर ये फिर ये मुमकिन करना पड़ेगा ना। तो आप ये कोई करें। बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुल्क आपका कहाँ पर खड़ा है। आप देखें क्या हो रहा है कि आपके बसों में से उतार कर लोगों को शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको शहीद किया जा रहा है। ये हमारे मुल्क में आज हो रहा है और हम कुछ करने को तैयार नहीं है। हम इसमें सोच नहीं रहे क्या इसका हल है। देयर इज अ पैटर्न टू इट। हम सारे ये वाक़यात देख रहे थे, ज़ाहिर है सबका दिल दुखा हुआ है इसके ऊपर, बल्कि मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर कौमी परचम भी सरनगू होना चाहिए। इट्स सच अ बिग ट्रेजेडी। हैविंग सेड दैट, ये तो काफ़ी अरसे से हो रहा है। उस वक्त इतना ग्रिम सूरत हाल पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं थी? आज क्यों आप बेल्स बजा रहे हैं? देखिए इस तरह नहीं हो रहा। आप पूरे इवेंट्स को देखें जिस तरह हुआ है, और ये बिल्कुल उस इलाके में हुए ना जहाँ कभी इस किस्म के वाक़यात नहीं हुए थे। इसकी पूरी टाइमिंग देखें, फिर साथ जो दूसरे वाक़यात पेश आए हैं। आप मुल्क की मईशत देख लें, मुल्क की सियासत देख लें, और हर चीज़ दबाव में है, हर तरफ लोग परेशान हैं। तो आप आराम से बैठे हुए सारे। देखो वो नैरेटिव ये कहता है कि मुश्किलात हैं लेकिन नाउमीदी गुनाह है, और हम पहियों पहियों चल रहे हैं, हम मामलात को संभाल रहे हैं, मईशत के नंबर्स बेहतर हैं, सऊदीज़ जो हैं हमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, कर्ज़े रोल ओवर हो गए हैं, IMF की डील आने वाली, उनका ये नैरेटिव है। तो फिर मुल्क में इतनी मुश्किलात क्यों हैं? लोग क्यों परेशान हैं? आपको लोगों की परेशानी के आप ये चंद पैरामीटर्स की बात मत करें। आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आज नेट आउटफ्लो है, मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है। दुबई में दूसरे नंबर पे पहुंचने लगा पाकिस्तान। तो आप इस खाम ख्याली में रहते हैं कि जी वो स्टॉक एक्सचेंज ठीक हो गया। IMF का क्या हुआ? वो हो जाएगा ना। हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हो जाएगा। सर सोचने की बात है, क्यों नहीं हुआ? ये हम चाहते हैं ये हो, हर पाकिस्तानी चाहता है कि कम से कम इस मसले से बाहर निकले। अब नहीं कर पाए ना। मैं उन बातों में नहीं जाता जो हकीकत है। सब जानते हैं जो लोग ये काम करते हैं। हम तो देख के नजर आता है हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। नहीं वो छोड़े उस बात को, वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, उसकी बात करना भी ठीक नहीं। नहीं, अगर नहीं हो रहा तो नतीजा सामने आ गया, आपके ख्याल के मुताबिक उसमें डिले आ गया है, तो फिर अब तक डिले की वजूहत है ना कि आपसे नहीं हो पाया। जो पहले काम आप बासानी कर लेते थे, इस दफा आपने पैसे अरेंज करने थे, फॉरेन एक्सचेंज जो भी है 3 बिलियन हमने करना था, वो नहीं हो पाया आपके ख्याल में? जो भी है नहीं हो पाया ना, नहीं हुआ। ये हम बासानी कर लिया करते थे, इस दफा तो एतमाद आप पे नहीं है। इस वक्त आप मुश्किल में है ना। मैं यही कह रहा हूँ, एक मुल्क जो मुश्किल में है वो हाथ पैर मारता है। जब तकलीफ में आप हो आप हाथ पैर मारते हैं। हम आज क्या बात करें, 7 जज और लगा दें जी सुप्रीम कोर्ट में। मैं हैरान हो गया आज बिल देखकर कि आज ये पाकिस्तान का मसला है और आप एक दिन में वो बिल पास कराना चाहते हैं। तो राना साहब से मैंने बात की, वो कहते नहीं, वो बस वो उसका अपना ज़ाती मामला था। किसका? जिन्होंने बिल पेश किए। वो कह रहे हैं कि हमारे हुकूमत को ऐसा काम नहीं करना चाहती। नहीं करना चाहती? नहीं। तो किसका ज़ाती मामला था? वो कह रहे थे जी कि वो प्राइवेट मेंबर का था, निहाल साहब ने खुद ही कर दिया, फिर हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। दैट्स व्हाट ही सेड। सो बट आई टेक योर पॉइंट कि इस वक्त जो आपको फोकस नजर आता है वो किसी और जगह पे नहीं। हल बता देना। आपके पास कोई हल है किसी और के पास? मैं हर हल सुनने उसके साथ चलने को तैयार। वो कहते हैं जी हल ये है कि प्रोसेस चलता रहे और अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस नजर आएगी। कैसे? कौन सा ऐसा मौजूदा यहाँ पर हो रहा है? वो कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर के अंदर IMF का मामला तय हो जाना है, सऊदीज़ की इन्वेस्टमेंट आ जानी है, दहशतगर्दी को हमने कंट्रोल कर लेना है, तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है वो सर चढ़ के बोलेगी। आई एम जस्ट गिविंग मोटी मोटी चीज़ें जो हमें बताई जाती। योर टेक? सर ये कुछ खाम ख्याली है, यकीन करें। मैं थोड़ा बहुत इन मामला से मैं हमेशा पेसिमिस्टिक बात करते हुए घबराता हूँ। मैं हमेशा आउटम करता हूँ। पिछले 1.5 साल से आपने सिर्फ पेसिमिज्म की बात आपने कहा कि तबाही आ रही है, हालात खराब हैं, मुल्क जो है आपके सामने है। मैं इलेक्शन के बारे में वो कहा था कि ये इलेक्शन आपको मुश्किल देंगे, ये खराबी है, बहुत बड़ी खराबी पैदा करेंगे। आपने इलेक्शन से पहले मुझे और भी बातें बताई थी। आपने ये भी बताया था कि इस तरह काम नहीं करना चाहिए, इनको जैसे होगा गले पड़ जाएगा, वो पड़ गया गले। ये जो मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म होता है ना, बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। आप जब आप कोई चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही, अपनी मईशत को देख लें, अपनी सियासत को देख लें, अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को देख लें, हर तरीके से आप मुल्क स्ट्रेस में है, मुल्क दबाव में है। तो आपका ख्याल है कि जो मरकज़ी हुकूमत है उसके हाथ में कुछ नहीं है, ये बेलगाम किस्म का निज़ाम है जो चल रहा है इस वक्त,
और हालात सर कुछ नहीं, क्या होता है, हुकूमत के पास इख्तियारात होते हैं ना, वो काम करे। जब हुकूमत को पता ना मैंने काम क्या करना है। आपको आज इस मुल्क के निज़ाम में मैसिव रिफॉर्म चाहिए। आपने एक चीज़ को इनिशिएट नहीं किया, एक रिफॉर्म आपने इनिशिएट नहीं किया, आप कैसे हालात दुरुस्त करेंगे? टॉप के ऊपर क्या रिफॉर्म है? जिसको मर्जी, टॉप पे कोई नहीं होता। टॉप पे अगर पूछते हैं आप दुनिया क्या करती है, अरस्तू ने क्या कहा था सिकंदर आजम को, लिख के दिया था, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, ये लिख के ले जाओ। नंबर एक, इंसाफ का निज़ाम। ठीक, जब इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। तो अदलिया आज़ाद है, वो अपने मर्जी से फैसले दे रहे अदलिया हैं। आज़ाद है, आपका आपके इंसाफ का निज़ाम से अदलिया नहीं होता। पुलिस का निज़ाम भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम भी है, बुनियादी हकूक़ भी हैं, आपके ह्यूमन राइट्स हैं, ये सब चीज़ें मिलकर इंसाफ का निज़ाम बनता है। तो आप इस तरह की अगर आप ये चीज़ें गिनेंगे तो फिर फ्रैंकली इस इंडेक्सेस के ऊपर तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक हमारे साथ साथ है। इवन हिंदुस्तान के मैं देख रहा था इंडेक्सेस, वो तो ऐसे ही हैं। तो फ़र्क क्या हुआ? ये मैं कह रहा हूँ किसी मुल्क के बारे में भी ये बात की जा सकती है जो हमारी कैटेगरी के अंदर हो। ये बांग्लादेश के बारे में भी की जा सकती है, ये श्रीलंका के बारे में भी की जा सकती है। नहीं की जा सकती। बांग्लादेश के बारे में जो अभी नहीं हालत की जा- हमारी है ना, जो हालत हमारी है वो किसी की नहीं है। ये क्यों आप कहते हैं? अब फिर आप कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इंसाफ यहाँ मिलेगा, आप जाएं अदालत में, जाएं किसी अदालत में जाएं। सुप्रीम कोर्ट के पास कितने केस पड़े हुए हैं? 60,000। तो क्यों पेंडेंसी लेकिन कब से है? नहीं, पेंडेंसी भाई कब से है यार? 77 साल से है, तो आज ख़त्म करे ना। एक चीफ जस्टिस आया है, वो नया चीज वो फैसला करे कि मैं केसेस ख़त्म करूंगा। आपके हाई कोर्ट में क्या हो रहा है? मैं नैब के कोर्ट में पहला नैब का केस मैंने भुगता 9 साल, अब 2 केस भुगते हैं 4-4 साल। अब क्या इंसाफ मुझे मिल गया 4 साल के बाद? वहाँ अदालतों में आप जाएं, 12-12 साल नैब के केस में आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लोग बैठे हुए आप क्यों फैसले नहीं करते? 56 पेशियों में एक गवाह पेश हुआ, क्यों वो केस अदालत में पड़ा रहा? फेंकते उसको बाहर। इंसाफ ये होता है, जहाँ जज ये पूछे मैं तो ऊपर इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा हूँ, आएंगी तो फिर बताऊंगा आपको। मुंह में जज कहता है। आप देखें, अपने इन हालात की नफ़ी मत करें। आप कहाँ पे खड़े हैं? मुझे कोई निज़ाम बता दें। करप्शन, जितनी करप्शन आज है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। ये भी देखें ना, इट्स सच एन हाइपरबोलिक स्टेटमेंट आपने दे दिया। नहीं अब फिर मुझे सब साइट करे ना, ये क्यों कह रहे हैं? आई वुड लाइक टू नो। मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं, किस बुनियाद पे? 2018 में करप्शन थी, इमरान खान के दौर में मैं समझता हूँ 50% इजाफा हुआ, उसके अंदर इजाफा हुआ जो करप्शन के नाम पे आए थे, करप्शन रोकने के नाम पे। उसके बाद 2 साल हो गए, मैं समझता हूँ 30% और इजाफा हो गया। आप समझते हैं ना? समझते नहीं, मैं रोज़ फेस करता हूँ, लोग रोज़ फेस करते हैं इन बातों को, लोग फेस करते हैं। यहाँ आप FBR में जाएं, वो आला तरीन अफसरान कहते हैं यार पैसे दे के काम करा लो, छोड़ो, किधर अदालतों में फीसें भरोगे और क्या करोगे, और कई साल गुजर जाएंगे, पैसे दो काम करो। तो व्हाट्स न्यू? ये तो पहले भी होता था। कुछ न्यूज़ मैं ये कह रहा हूँ, न्यू ना रिफॉर्म करना पड़ेगा ना। ये न्यू आपके पास पहले स्पेस थी, आपने वो स्पेस इस्तेमाल कर ली है। ये बात इसके ऊपर मैं लाना चाहता हूँ। अब स्पेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। स्पेस नहीं है बदकिस्मती से। तो अगर आपने 2 जुमलों के अंदर पैगाम देना हो तो आप किसको पैगाम डायरेक्ट करेंगे? ये ना कहें कि मैंने सबको पैगाम दे रहा हूँ, किसको पैगाम डायरेक्ट करेंगे? भाई हालात सबसे पहले अपने आप को डायरेक्ट करूंगा कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो हर आदमी अपने आप से मैंने पूछे। प्रोग्राम का आगाज ही आपसे किया था, आपने कहा था लेकिन जो पार्लियामान के अंदर जो लोग बैठे हैं उन्होंने करना चाहिए ना, असी तो नहीं करना। सर मैं हर एक आदमी ज़ात से शुरू करे ना। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म अपने आप से पूछे मैं क्या कर रहा हूँ, और फौज सरबराह पूछे मैं क्या कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस पूछे मैं क्या कर रहा हूँ, वज़रा पूछे हम क्या कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पूछे हम क्या कर रहे हैं। आप वही घिसी पिटे निज़ाम जो पुरानी फाइलें हैं उनको साफ़ करके और यहाँ पर बातें कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे, फिर ये निज़ाम वहीं पड़ा होगा। हमने बहुत देख ली है ना। मैं पता नहीं कोई 12 वज़ीर-ए-आज़म देखे हैं, कोई 10 फौज के चीफ देखे हैं, 24 चीफ जस्टिस देखे हैं, सैकड़ों चीफ मिनिस्टर देखे हैं, हमें तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। सो आपके ख्याल में अब ये अनवायबल है जिस तरह ये चल रहा है? आप टोटली अनवायबल है। ठीक, मुझे कोई निज़ाम बता दें जो चल रहा हो। तो एंड रिजल्ट क्या होगा अगर ये ऐसे ही चलता रहा? तो रिजल्ट अवाम की तकलीफ बढ़ेगी, मुश्किलात में इजाफा होगा, एक दिन ये मामला फट पड़ेगा। हर चीज़ का ब्रेकिंग पॉइंट होता है। हमारे लोगों का मेरा ख्याल है हम जो अशराफिया हैं, जो भी हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि लोगों का यहाँ पर
टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, उन्होंने बर्दाश्त किया ये सब कुछ जो होता रहा उनके साथ। लेकिन अब आपको ख्याल, लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन ये एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है हमारा, वो ब्रेकिंग पॉइंट उसकी सतह बड़ी नीचे है। बट वी आर टचिंग दैट नाउ। मेरा ख्याल है स्पेस आपके पास नहीं है। आप आज लीडरशिप का क्राइसिस है। आप आज आपके अवाम का एतमाद इस मुल्क की लीडरशिप पे नहीं है, ये बात सोच लें सारे। आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हम सबको यूटिलिटी स्टोर्स जाने की आदत है, जहाँ पर ये सहूलत मुहैया है। लोग शौक़ से यूटिलिटी स्टोर्स जाते हैं, वहाँ से उनके ख्याल के मुताबिक उनको सस्ती चीज़ें मिलती हैं। हुकूमत ने जब भी आवाम को सहूलत फराहम करने का जिक्र किया है तो दो चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। एक तो सस्ते बाज़ार लगाते हैं और उसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स को भी बीफ अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब एक हवा चली है और बताया जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स को या तो रिस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। हुकूमत गूमगू का शिकार है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर सख्त एक स्टैंड लिया है। उनके मिनिस्टर्स ने, उनके मेंबरान ने इसके ऊपर बयानात दिए हैं और कहा है कि ये ज़ालिमाना फ़ैसला होगा। जो यूटिलिटी स्टोर्स के वर्कर्स के नुमाइंदगान हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और उनके जो नुमाइंदा हैं उनमें से एक हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आरिफ हसन शाह साहब, जो सेक्रेटरी जनरल है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का। शुक्रिया। लेकिन अभी मैं आपको लिए चलता हूँ कमरुल मुनव्वर के पास, समा टीवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर ये एहतजाज जारी रहा आज सारा दिन और कहा जा रहा है कि आगे भी जारी रहेगा। कमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ज़रा ये बता दें आप जहाँ पर खड़े हैं ये क्या जगह है और आप यहाँ से हमें क्या रिपोर्ट कर सकते हैं? जी, गो अहेड। जी, ये यूटिलिटी स्टोर्स का हेडक्वार्टर है जो इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में वाक़ है। यहाँ पर 3 रोज़ कबल जो है वो बड़ी तादाद में यूटिलिटी स्टोर के जो वर्कर हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। सैकड़ों की तादाद में ये लोग यहाँ पर अलग सुबह पहुँच चुके थे। उसके बाद वफाकी पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया ने रेड जोन को मुकम्मल सील कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो इनके नुमाइंदगान थे उनकी जानिब से ये कहा था कि इनका एहतजाज जो है डी चौक में जाएगा, जिसकी वजह से रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था, जो आज भी सील है। अब ये वर्कर्स जो थे यहाँ पर बैठे और इनके नुमाइंदगान की जानिब से एक वफ्द जो था उसकी पहले रोज़ मुलाकात हुई जो सेक्रेटरी सनत और पैदावार हैं उनके साथ। तो उन्होंने इनको यकीन दहानी कराई थी कि इनका जो मैसेज है वो वज़ीर आज़म तक पहुँचाया जाएगा और उसके बाद वहाँ से जो जवाब आएगा तो इनको मुतला किया जाएगा। जिसके बाद इन्होंने फैसला किया था कि इनका धरना यहाँ पर ही जो हेडक्वार्टर्स है नाज़िमुद्दीन रोड और ब्लू एरिया पर यहाँ पर ही रहेगा। तो अब ये तमाम जो यूटिलिटी स्टोर्स के वर्कर हैं यहाँ पर ही मौजूद है। 2 रोज़ से ग्रीन बेल्ट पर सोते हैं। जो बरामदे हैं मुख्तलिफ बैंक्स के, यहाँ पर दुकानों के, यहाँ पर इन्होंने डेरे डाले हुए और अभी तमाम लोग यहाँ पर ही मौजूद हैं। ओके, बहुत शुक्रिया जी। एक बड़ा दिलचस्प वैसे होता है कि जब भी कैमरे को बात होती है पीछे लोग ज़रूर खड़े होते हैं। आप तो पहचानते होंगे जो पीछे खड़े होंगे, आपके वर्कर्स हैं सारे के सारे। अच्छा, अब आप ये बताएं कि हुकूमत से तो जब हमने बात की तो उन्होंने हमें कुछ सादा जवाब नहीं दिया। आपके पास मालूमात क्या है कि प्लान क्या है? सर, अभी तक जिस तरह उन्होंने नहीं बताया कि क्या है, अभी तक हमें भी नहीं बताया गया कि उनके जहन में है क्या। तो खदशा आपका क्या है? खदशा यही है कि सर उन्होंने तो जो कहा कि इसको वाइंड अप कर दें, पहले प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में डाला गया था, ठीक है, और वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हमारे सेक्रेटरी सनत तो पैदावार ही हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि जो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट पॉलिसी है 2023 की, उसमें एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो अदारे हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उस वजह से वो रिजेक्ट हो गया था। फिर एकदम एक दिन ईसीसी की मीटिंग होती है, उसमें जो बजट में सब्सिडी अप्रूव हुई थी वो अप्रूव की जाती है और दूसरे दिन उसी को में चेंजिंग लाई जाती है और उसको डेफर कर दिया जाता है। फिर एकदम एक आ जाती है जो रिस्ट्रक्शन कमेटी बनी है, उसका एक ड्राफ्ट आ जाता है कि उसमें जनाब यूटिलिटी स्टोर का। आप मुझे जिस तरह बता रहे हैं, मतलब आपको भी ख्याल नहीं था कि ये होने वाला है? बिल्कुल नहीं था, हमारे किसी के गुमान में भी नहीं, किसी के गुमान में भी नहीं था, क्योंकि ये एक शॉकिंग सी चीज़ है। 1971 में बनाया गया यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनकी बुनियाद रखी थी और बेसिक मकसद इसका ये था कि मार्केट को कंट्रोल करना, ताकि उसके अंदर जो ब्लैक मार्केट और जो महंगाई है खुद साख्ता उसको रोका जाए। और हमेशा यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने महंगाई को कंट्रोल करने में हुकूमत का साथ दिया। अच्छा, जिन लोगों से मैंने बात की कथा कलामी, वो ये कहते हैं कि हुकूमत में वो कहते हैं जी कि हम तमाम ऐसे इदारों को या स्ट्रक्चर्स को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं
जिन्होंने काम तो ठीक शुरू किया था लेकिन उसमें फिर वो बर्डन बहुत बढ़ गया, लोग मुलाजमीन की तादाद बहुत बढ़ गई, तो एक किस्म का बर्डन हम पे पड़ गया। तो नंबर आपके पास क्या है, कितने मुलाजमीन? सर हमारे कोई 11,500 मुलाजिम इस वक्त काम करते हैं और पाकिस्तान में 5,000 हमारे स्टोर हैं। जो LMTs हैं उनको अगर आप देखें, जो कैश एंड कैरीज वगैरह हैं, उसमें हमसे ज़्यादा स्टाफ है। ठीक है। हमारा फी स्टोर तकरीबन 2 से 2.25 स्टाफ बनता है, जो स्टैंडर्ड रेट से बहुत कम है। हमारे बहुत से स्टोर हैं जहाँ सिर्फ 1 मैन स्टोर है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ऑल टुगेदर कितने लोग आपके साथ? और इस वक्त भी डिफिशिएंसी है, इस वक्त भी जो हमारे क्राइटेरिया है उसके मुताबिक नहीं। आप बंदे काम करने की बात करें, वो तो स्टोर ही बंद कर रहे हैं, वो तो दुकान ही आपके मैं कह रहा हूँ ना, उसके बंद करने का कुछ तो लेकिन उन्होंने आपको बताया नहीं है कि वो बंद कर? नहीं सर। तो फिर आपका एहतजाज क्या है? सर उन्होंने एक नोटिस जारी किया जिसमें इसको कहा कि 2 हफ्ते में वाइंड अप कर दिया जाए। ये नोटिस आपको बाकायदा मौसूल हो गए? बाकायदा हमारे पास आया, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। ठीक है। उसके बाद ये एक हाइप क्रिएट हुई। फिर सनत पैदावार की सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसमें ये डिस्कस हुआ, सेक्रेटरी साहब ने उसको ऑन किया कि हुकूमत इसे बंद करना चाहती है क्योंकि इसको चलाने के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं है। जबकि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में हुकूमत पाकिस्तान के फंड से 1 रुपया इस्तेमाल नहीं होता ऑपरेशनल अखराजात के लिए। जो सब्सिडी देते हैं वो अवाम को देते हैं, हमें नहीं देते। जाती तो उनकी पॉकेट से ही है ना दें। तनख्वाहें कहाँ से जाती हैं? वो हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं उसके अंदर से। स्टे विद अस। कमर, ये जो एहतजाज है इसका कोई फायदा आपको नजर आया? तलत साहब, जब तक मैंने सेक्रेटरी के साथ इनके मुज़ाकरात थे, पहले ये कहा गया था वफाकी वजीर जो है सनत और पैदावार चौधरी तनवीर, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई तो उनके भाई की वफ़ात के बाद जो मुज़ाकरात थे उनको तब्दील किया गया और सेक्रेटरी सनत और पैदावार जो हैं उनके साथ ये मुज़ाकरात हुए थे। लेकिन वो अभी तक मुज़ाकरात ना, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया इनको, क्योंकि इनकी जानिब से एक वफ्द की मुलाकात बाकायदा उनसे कराई गई। तो उसके बाद ये कहा गया था, क्योंकि उस टाइम इनकी धमकी थी कि ये जाएंगे और रेड जोन के अंदर जाके धरना देंगे। पुलिस ने भी तमाम इंतजाम, ज़िले इंतजामिया ने भी तमाम इंतजाम वहाँ ही किए। तो अब देखने में ये आ रहा है, क्योंकि इनकी धमकी ये खुद ही उससे बैकडॉ कर गई। इनका ये कहना था कि अब ये रेड जोन में जाकर एहतजाज नहीं करेंगे, इनका धरना इसी जगह जो यूटिलिटी स्टोर्स हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर ही रहेगा और ये धरना यहाँ पर रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि उतने मुतहरक नहीं है। हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से जो कहा गया कि वो आएंगे, इनसे बातचीत करेंगे, हम देखें कि कोई भी शख्स जो है वो इधर नहीं आया, ना इनसे बातचीत की गई, ना इनके नुमाइंदगान को दोबारा बुलाया गया या कुछ कन्वे किया गया कि वो जो पहले इनके मुतालबात पहुंचाए गए थे क्या वो वज़ीर आज़म तक पहुंचा दिए गए हैं या नहीं। इस वजह से अभी इसमें डेडलॉक मुझे नज़र आ रहा है। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इतनी जल्दी ये मसला हल होगा, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं ये अभी ब्लू एरिया के दोनों अतराफ, ख़ास तौर पर जो नाज़मुद्दीन रोड है ये और इसके ग्रीन बेल्ट के ऊपर ही मौजूद हैं और दिन के वक्त यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पर हमा वक्त रहता है, लेकिन कुछ सूरत हाल बनती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है कमर, आपका शुक्रिया। जो आपके पीछे लोग खड़े हैं उनको मेरा सलाम दीजिएगा। हम बस टुवर्ड्स द एंड आरिफ साहब पूछ पाएँ आपसे, तो आपका अगला स्टेप क्या है? वो तो उन्होंने बता दिया कि धरना जो है वो कोई रेड जोन से बाहर निकल आए, फिर जिस दिन आप गए वहाँ पे जी सर तो वो उसमें बड़ा हंगामा था, लेकिन अब तो थोड़ा सा टेपर ऑफ हो रहा है। सर ऐसी बात नहीं है। आज की हद तक चूँकि हमसे एक रात को ये वादा किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है एक कमेटी बनाएंगे, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर हैं राना साहब, उनके भाई की वफ़ात हो गई थी, तो उस एहतराम में हमने जो है स्टे किया था यहाँ, और आज भी हमारा ये स्टे है, लेकिन हम आगे जाएंगे इंशाअल्लाह और उस वक्त तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपना मुकदमा, बल्कि ये हमारा अपना मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम का भी मुकदमा है, जो जिनको इससे सहूलियात मैसर थी जिसको ख़त्म किया जा रहा है और बग़ैर किसी वजह के। तो आपका इसरार मुकदमे पे है या लड़ने पे है? लड़ने पे है, अपना हक लेने पर है। अपना हक लेने पे। तो वो फिर आपने कहा किसी हद तक भी जाएंगे तो क्या करेंगे? मैं ज़रा आपका लाएमल समझना चाह रहा हूँ कि अगर हुकूमत आपको नोटिस के बाद तवज्जो नहीं देती, आपको के पास कोई कमेटी नहीं भेजती, इंगेजमेंट नहीं होती और इसरार करती है जी कि हम आपको मज़ीद पैसे नहीं दे सकते, सब्सिडाइज नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर उन्होंने अमल दरामद शुरू कर दिया, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्या करेंगे आप? सर देखिए, जिस तरह हमारा ये प्रोटेस्ट जारी है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बिगनिंग है। जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने दीगर अदारों की भी बंद करने के मामला शुरू किए हैं, पहले अलग-अलग शुरू हुए हैं लोग, मैं समझता हूँ कि लोग तलबा तहरीकों को भी भूल जाएंगे और मजदूर तहरीक इंशाअल्लाह, और हम उसको लीड करेंगे।
आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।